हेलो प्यारे दोस्तों, मैं श्रवण कुमार सुमन। हमारे YouTube चैनल एस के सुमन यूट्यूबर पर सभी दोस्तों का स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का हिंदी का जो है 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के हैं, जिसे आप लोग पूरा देखिए। चलिए, पहला सवाल है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को राष्ट्रभाषा, बोली, राजभाषा या साहित्य कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं तो कॉमेंट में बता दीजिए कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा का शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है आप लोग जानते हैं और बचपन से पढ़े भी होंगे, व्याकरण से ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण, यानी कि ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप लोग बताइए यह वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है? ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के बीच। चलिए अगला सवाल, ये जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो आप लोग को पहले जानना है कि इनमें बिहारी हिंदी कौन कौन है, बिहारी हिंदी किनको किनको कहा जाता है। आप लोग जानते हैं मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये जो है बिहारी हिंदी है। ये अवधी जो है ये बिहारी हिंदी नहीं है। आप लोग को बताते हैं ये जो है कौन है, बताइए आप लोग। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो आप लोग बता दिए ना अभी कि मगही, भोजपुरी और मैथिली ये बिहारी हिंदी है। और अवधी कौन हिंदी है ये आप लोग बताइए। ये तीनों मगही, भोजपुरी और मैथिली कौन है? बिहारी। अभी तुरंत बोले, लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ ज्यादा आ जाए, कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। और चलिए देखिए, अवधी जो है ये कौन हिंदी है? तो आप लोग जानते हैं अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी है। कौन हिंदी है? यहाँ पे लिख रहे हैं, अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। हिंदी पूर्वी हिंदी अवधि। तो इसमें कौन सा रूप नहीं होगा बिहारी का? तो राइट आंसर उसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन है, आप लोग वैसे बताइए। वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है? वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पाइएगा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? ऑप्शन है देखिए, ये जो है खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कोरवी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। खड़ी बोली को ही कोरवी बोली भी कहते हैं, कोरवी के नाम से जानते हैं खड़ी बोली को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, सवाल देख लीजिए, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में? तो आप लोग जानते हैं राम भगवान से जो भी संबंधित है इनको तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे भाषा का बात बोल रहा है कि रामचरितमानस किस भाषा से है, तो ये हो जाएंगे अवधी भाषा से। चलिए अगला सवाल देखिए, वैदेही वनवास किसकी रचना है? 6 नंबर क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये जो हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे 4 ऑप्शन आप लोग को दिखाया जा रहा है, आप लोग कॉन्सेप्ट मजबूत कर लीजिए। और आप लोग जितना वीडियो को देखिएगा उतना ही आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है वैदेही वनवास की रचनाकार है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, गायक का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, गायक का संधि विच्छेद क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए। गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा ए हो जाएगा गा जोड़ यक, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गे जोड़ अक, गायक। चलिए अगला सवाल देखिए, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो है शुरू में आकर के लग जाता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो अत्याचार में होता है अति जोड़ आचार, अत्याचार। तो बताइए शुरू में कौन लगा हुआ है? अति। तो इसी को कहते हैं उपसर्ग, और अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है होगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? आप लोग बताइए, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप लोग पहले ये जान लीजिए कि सूक्ष्म का मतलब क्या होता है। सूक्ष्म का जो मतलब होता है ना, ये होता है बारीक।
जिसको हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, अदृश्य, इसी को सूक्ष्म कहते हैं। तो अब बताइए सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्थूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। स्थूल का अर्थ होता है मोटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। काटो तो खून नहीं, ये सवाल देखिए, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। तो आप लोग को क्या इसमें चार ऑप्शन में आप लोग को कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है? आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। काटो तो खून नहीं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अवर्णनीय, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा बताइए? चार ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। जिसका वर्णन न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। आप लोग बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अवर्णनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके। वैसे आप लोग बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ये आप लोग जान लीजिए। य, र, ल और व, ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो ये बताइए चारों में आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है? चारों में तो ल दिखाई दे रहा है। सीधा मार दीजिए, आंख मूंद करके मार दीजिए, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा ल। चलिए अगला सवाल देखिए। बिल्कुल लेकर के आए हैं टकराने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। आप लोग जाइए और गर्दा उड़ा दीजिए, सभी सवाल को आप लोग बारीकी से देख लीजिए। निम्न में से उष्ण व्यंजन कौन सा है? उष्ण व्यंजन ह हो जाएगा। उष्ण व्यंजन किसको कहते हैं तो बताइए? तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह को कहते हैं, तो ह हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है बताइए? यहाँ पे हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या, यहाँ पे लिपियां पूछा गया है। तो सबसे पहले ये अपना लोग को जानना होगा कि 11 स्वर है, स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। और 4 जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। तो आप लोग बताइए हिंदी भाषा में कुल वर्णों की लिपियां कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले था 52 लेकिन यहाँ पे अब कर दिया गया है 53, एक बढ़ा दिया गया है। अब कौन सा संख्या बढ़ा है, कौन सा शब्द बढ़ा है ये जान लीजिए। ये बढ़ा है, ये अभी जो लिखे हैं ये बढ़ा है, तो 53 हो जाएगा इसका राइट आंसर। करेक्ट जवाब 53 हो जाएगा। ये जो है ना शब्द अभी जो लिखे हैं ये बढ़ गया है। चलिए अगला सवाल देखिए। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होता है किस होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुख से जो बोला जाए उसी को कहते हैं अनुनासिक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नाक और मुख से। चलिए अगला सवाल देखिए। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय बाद में लगने वाले को कहते हैं प्रत्यय। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आप लोग आसानी से इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। कोई भारी भरकम सवाल नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। आप लोग बाद में बताइएगा 50 जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो आपका परसेंट कितना रहा, कितना आप 50 में ऑब्जेक्टिव कवर कर सके, ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आप लोग जान रहे हैं कि लिख जोड़ आवट हो जाएगा, लिखावट आवट हो जाएगा। तो जैसे हो जाएगा सजावट, सजावट में भी आवट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। सुमित्रा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सुमित्रा में इत्रा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है?
उपसर्ग शुरू वाले को कहते हैं, तो सुशिक्षित में कौन सा हो जाएगा? सु हो जाएगा। संधि विच्छेद कर लीजिए और शुरू वाले को उपसर्ग कह दीजिए और अंत वाले को प्रत्यय कह दीजिए, सु हो जाएगा। सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? तो सु। चलिए अगला सवाल देखिए, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? नदी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला सवाल देखिए, शिक्षक शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो शिक्षक जो है कौन सी संज्ञा हो जाएंगे? तो ये भी हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, सेना क्या शब्द लिखा हुआ है? सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? तो आप लोग अच्छी तरीका जानते हैं, बिल्कुल इजी सवाल है। ये समूहवाचक का जो है, समूहवाचक संज्ञा का ये बोध कराता है। यहाँ पे सेना, दल, सभा और कक्षा आप लोग जानते हैं, जहाँ पे भीड़ और अधिक पाया जाता है तो उसी को समूहवाचक में नाम दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे राष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है? इसमें जो है किस कारक का प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कर्ता। आप लोग सभी का चिन्ह जानते हैं, आप लोग को चिन्ह याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए हो जाएगा, और अपादान का भी ने होता है लेकिन अलगाव और जुदाव के लिए होता है। चलिए तो यहाँ पे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो ये हो जाएगा कर्ता। यहाँ पे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे पंडिताइन हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए और लाइक भी करते जाइए। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेत्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा कहानी शब्द का बहुवचन? तो कहानी शब्द का बहुवचन जो है क्या हो जाएगा? जैसे नदी का नदियां हो जाता है, उसी प्रकार से कहानी शब्द का कहानियां हो जाएगा। बताइए आप लोग, कहानियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी शब्द का बहुवचन कहानियां। चलिए अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अगला सवाल देखिए, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं, हम, ये सब जो है आप लोग जानते हैं पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं, मैं, हम। तो यहाँ पे पुरुषवाचक देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, आंख मूंद करके वहां चिन्ह कर सकते हैं। मैं और हम पुरुषवाचक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो अर्चना अत्यंत जो है ना, यहाँ पे सब ये एक्स्ट्रा लग गया है, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण, मतलब और सुंदर को निखार रहा है अत्यंत लगा करके, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? पहले ये आप लोग जान लीजिए कि संज्ञा के कितने भेद है? 5। सर्वनाम के कितने भेद है? 6। तो उसी प्रकार से विशेषण के जो है 4 भेद है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, रोहन चाय पी कर बैठ गया। रोहन चाय पी करके बैठ गया, इनमें इसमें कौन सी क्रिया है? तो बताइए। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु। ये रोहन जो है ना चाय पी करके बैठ गया है ना, तो यानी कि काम पहले कर चुका है, तो ये हो जाएगा। आप लोग बताइए, हम जिसमें काम पहले खत्म हो गया है, तो बताइए क्या उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्वकालिक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर कि पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा कल है? पक्षी उड़ रहे हैं, कल नहीं होगा, काल हो जाएगा। कौन सा काल है? तो पक्षी उड़ रहे हैं, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे पक्षी तो उड़ रहा है, तो ये हो जाएगा। आप लोग को डाउट होगा मन में कि इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए अपूर्ण वर्तमान, लेकिन नहीं, अगर जो भी अपूर्ण वर्तमान में मार दीजिएगा चिन्ह, उसका गलत हो जाएगा। यहाँ पे अपूर्ण नहीं होगा, ये हो जाएगा। उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान का। अगला सवाल देखिए, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ूंगा
ये संभाव्य विशेषण, संभाव्य भविष्य काल का हो जाएगा या सामान्य भविष्य काल का हो जाएगा। तो मैं पढ़ूंगा, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा, इसका बी होगा आंसर, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। चलिए अगला सवाल देखिए, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है। जो अपने मतलब से मतलब रखता है उसको स्वार्थी कहते हैं, अपने काम से मतलब रखने वाले को स्वार्थी कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। जो पीने योग्य नहीं हो, सबसे पहले ये जान लीजिए, जो पीने योग्य है उसको पेय कहते हैं, जो पीने योग्य नहीं है उसको अपेय ही कहेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, इसका कहने का अर्थ है एक मुसीबत था और नई मुसीबत फिर से आ गया, मतलब एक मुसीबत और ऊपर से आ गया, यानी कि एक नई मुसीबत आना। चलिए अगला सवाल देखिए, बात का धनी मुहावरे का अर्थ, बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, वायदे का पक्का। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आप लोग जानते हैं द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे हो जाएगा राधा कृष्ण सीता राम, और यहाँ पे लिख देते हैं लाभ हानि, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है दोनों पद प्रधान, सबसे नीचे में। दोस्तों आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग बताइए और लाइक की संख्या भी बढ़ाइए। राज दरबार में कौन सा समास है। तो राज दरबार में हो जाएगा राजा का दरबार, राज दरबार, तो राइट आंसर उसका तत्पुरुष हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो बताइए इसमें जो सही लिखा हुआ है कौन सा जो है शब्द यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे विकास लिखा हुआ है, ए वाला सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा सही, लेकिन ये बी वाला सही हो जाएगा, विकास ऐसे करके लिखा था है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, उथला शब्द का विलोम क्या होगा। सबसे पहले जानिए कि उथला शब्द का विलोम क्या होगा। तो उथला मीन्स क्या होता है, उथला का अर्थ क्या होता है, ये जानना पड़ेगा। उथला का अर्थ होता है, बताइए आप लोग क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग भी बताइए। उथला का जो अर्थ होता है ना, कि ये होता है जहाँ पे कम पानी रहे उसी को उथला कहते हैं, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सन्मार्ग शब्द का विलोम, सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कुमार्ग। सन्मार्ग होता है सत्य जोड़ मार्ग, सन्मार्ग, यहाँ पे हो जाएगा उसका उल्टा जो है विलोम हो जाएगा, कुमार्ग हो जाएगा। चलिए राइट आंसर वही हो जाएगा उसका सही। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा, कौटिल्य का विलोम, तो ये हो जाएगा, बताइए आप लोग, कौटिल्य का विलोम जो है ना आर्जव हो जाएगा, आर्जव। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसमें सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब है सूर्य का पर्यायवाची, लेकिन हिमकर नहीं है, हिमकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, मेढक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, यानी कि मेढक शब्द जो है तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा मंडूक। इसका राइट आंसर इसका, और मेढक का आप लोग पर्यायवाची भी नाम याद रख लीजिएगा, मंडूक होता है। मेढक का क्या हो जाएगा तत्सम रूप, मंडूक हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, जगन्नाथ में किस कौन सी संधि है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है। तो पहले इसका संधि विच्छेद बना लीजिए, जगत जोड़ नाथ, तब होता है जगन्नाथ। तो बताइए कौन सा संधि है, बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि, इसका राइट आंसर बिल्कुल ए। चलिए अगला सवाल देखिए, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि, फिर इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, इति जोड़ आदि, इत्यादि, ये यन संधि के अंतर्गत आ जाएंगे, यन संधि के अंतर्गत आ जाएंगे, ये इति जो आदि इत्यादि ये यन संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, चीर चीर अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि चीर दो लिखा हुआ है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो आप लोग को उसी को पहचानना है। इस चीर का अर्थ होता है
पुराना, ये जान लीजिए। चहर्षि करो, चिर का अर्थ होता है पुराना या पुरान, और ये चिर का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा, परिधान। जो कर लीजिए, वस्त्र, कपड़ा, परिधान सभी पर्यायवाची शब्द है। लेकिन यहाँ पे चिर देखिए, पुराना और वस्त्र कहाँ पे लिखा हुआ है, और वहां पे टिक कर दीजिए बी में। इसका राइट आंसर बी ही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल, ये आप लोग कमेंट में इस सवाल का जवाब दीजिएगा। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, बताइए वर्ण का अर्थ नहीं होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर हमारे वीडियो पे आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।